Okay, let's start now. I think in the last lecture we discussed what was the difference between DFA and NFA. हमने ये बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि DFA और NFA में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपने वो लेक्चर किसी वजह से मिस कर दिया हो तो उसकी जो लिंक है मैंने भेज दिया था ग्रुप में ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, यूट्यूब का लिंक भेज दिया था मैंने। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि DFA और NFA में क्या डिफरेंस है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों NFA को हम DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे एक बार और आपको कि NDFA और DFA में क्या डिफरेंस था, उसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। ठीक है, डिटेल में तो हमने बताया था आपको, वो लास्ट लेक्चर में जो रिकॉर्ड किया था उसमें आप देखना, लेकिन अब हम बेसिक बताएंगे। फिर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये इसका नाम है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्लियर? तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये देखिए, यानी इसका मतलब ये है कि जब आपके पास जो वेज है एक से ज्यादा होते हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से कॉलेज जाते हैं, अगर एक से ज्यादा रास्ता होता है तो क्या होता है, तो आपका डिटरमाइन नहीं होता कि आप कौन से जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये क्यू नोट पर है, ये स्टेट है क्यू नोट। ठीक है, अगर आप जीरो पे मूवमेंट कर रहे हैं तब भी आप क्यू नोट पे जा रहे हैं, और अगर आप जीरो पे मूवमेंट कर रहे हैं तो आप क्यू वन पर भी जा रहे हैं। यानी दो पॉसिबिलिटी बननी है यहाँ पर कि अगर क्यू नोट पर आप है और आपके पास एक जीरो आता है, मशीन को जीरो मिलता है, तो मशीन जो है क्यू नोट पर है इसके अकॉर्डिंग, और जीरो पर ही इस वाले के अकॉर्डिंग Q1 पर है। ये एग्जाम्पल है, मतलब इसका ऑटोमेटा डिफरेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये उसका एक इंस्टेंस है, यानी एग्जाम्पल है। तो आपने देखा इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, यानी जीरो पर आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको इस वाले वे को फॉलो करना है या आपको इस वाले वे को फॉलो करना है, यानी Q1 वाले को। क्लियर? तो इसलिए इसका नाम है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। ठीक है, यानी जीरो पर यहाँ भी है, जीरो पर यहाँ भी है, तो मशीन को दो वे फॉलो करने पड़ेंगे, क्यू नोट से जीरो पर क्यू नोट भी और क्यू नोट से जीरो पर क्यू वन भी। ठीक है, इसलिए इसका नाम है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये देखिए जैसे कि, तो इसमें मैंने आपको ये जो डिटेल है कि ये सब जो है ये 2 की पावर क्यू क्या है, ये सब मैं सारे पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके जो एंड स्क्रीन पर आता है सजेस्टेड वीडियो, उसमें मैं इसको डाल दूंगा। मतलब जैसे कि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इससे पहली वाला जो लिंक है वो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाने से फायदा नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा, तो इसलिए हम वो रिकॉर्डिंग आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर ये समझ में आज का नहीं आता तो। ठीक है, और अब हम आज का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं, ये जो डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया था ये दूसरा डायग्राम है, ये भी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। ये भी NDFA का है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक का है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ये इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नोट है। इनिशियल स्टेट उसको बोलते हैं जिसपे एक एरो होता है, और फाइनल स्टेट उसको बोलते हैं जिसपे डबल सर्किल होता है। ठीक है, डबल सर्किल एक से ज्यादा पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही है। तो इसमें क्या है, जीरो पर क्यू नोट है। देखिए, तो आपने देखा जीरो पर एक क्यू नोट है और जीरो पर Q3 भी है। ये देखिए, तो इसलिए ये NFA का एग्जाम्पल है, यानी कि जीरो पर आपका जो आउटपुट है वो एक से ज्यादा है, स्टेट चेंज हो रही है क्यू नोट या Q3। ठीक है, तो इसलिए इसको NFA बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ, कैसे हम NFA को DFA में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। इसका इसका नाम होता है इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NFA। ओके, तो हम, ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो है, जब हम किसी भी
NFA को DFA में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जो रूल फॉलो होते हैं वो इसमें डिस्कस है। जैसे हमारे पास कोई स्टेट है और उसमें हम कोई स्ट्रिंग फॉलो करते हैं, तो उसमें फाइनल स्टेट आती है तो उसका सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई जो है ऑटोमेटा हमने लिया, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऑटोमेटा है, ये सर्किल या ओवल हो सकते हैं, और जिसमें डबल सर्किल होता है उसे फाइनल स्टेट बोलते हैं। ये हम इस पर डबल सर्किल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये डबल सर्किल हो गया। इसमें जो है हम यहाँ पे एक इनिशियल एरो इस तरह का लगाते हैं, ये पहचान होती है इनिशियल स्टेट की। इसका नाम मान लिया Q नोट है, नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है, या F भी लिख सकते हैं, इसका नाम F है। जीरो पर इसका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। 1 पर इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, और इसका मूवमेंट 0 पर इधर हो रहा है, मान लिया 1 पर भी इधर हो रहा है, और इसका मूवमेंट जो है ये 0, 1 दोनों पर इधर हो रहा है। तो ये FA है, फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि 0 आएगा तो आप यहाँ जाएंगे, 1 आएगा तो यहाँ जाएंगे, फिर 0 आएगा तो यहाँ जाएंगे, या 1 आएगा तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। और फिर 0 1 आएगा तो आप यहाँ जाएंगे, ये फिक्स है। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा था। इसमें क्या है कि अगर हमारी कोई स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कब एक्सेप्टेड होगी? जब आप F पे पहुंच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल के 0 1 0, तो क्या ये एक्सेप्टेड है? 1 0 0, क्या ये एक्सेप्टेड है? ये तो मैंने एग्जांपल लिए, तो ये क्या एक्सेप्टेड होंगे इस मशीन के? क्या ये आउटपुट होंगे? क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आता है कई बार। जैसे ये ऑटोमेटा गिवन है, तो क्या ये जो 2 है, क्या ये एक्सेप्टेड है? इनको लिखना है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, जिसका नाम है Q नोड। Q नोड से स्टार्ट आपने किया, उसके बाद आपको मिला 0 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो Q नोड से जब 0 मिला, तो ये Q नोड है, ये Q नोड पे जब आपको 0 मिलेगा तो आप यहीं पहुंचे, यानी Q नोड पे ही पहुंचे वापस, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा सेकंड, यानी कि 1 है उसके बाद 0 के बाद ये वाला, ठीक। तो जब आपको 1 मिला यहाँ पर Q नोड पर, तो ये Q नोड है आपका। जब 1 मिलेगा आपको तो आप पहुंचे Q1 पर, तो यहाँ आ गया Q1। फिर उसके बाद 0 है, यानी इधर भी लिख सकता हूँ, अगर स्पेस कम होगा तो आप इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ 0। Q1 पर आप है तो आपको 0 मिलता है, तो 0 की वजह से कहाँ जाएंगे आप? F पे जाएंगे, यानी F पे जाएंगे, ये F। और ये देखिए, यानी ये भी हो गया एक्सेप्ट, ये 0 1 भी हो चुका और 0 भी हो चुका, तो ये स्ट्रिंग फिनिश हो चुकी है। तो जब स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग को जो ये प्रोसेस होता है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे डेल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। यानी इसको हम ये कहेंगे कि जो हमारा डेल था, ये वाला डेल, और ये हमारी इनिशियल स्टेट थी, इसका नाम था Q नोट। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा, और ये हमारी स्ट्रिंग थी, इसका नाम है W। फिर W बोलते हैं स्ट्रिंग को, यहाँ पर W इज इक्वल टू, यानी ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। Q नोट इनिशियल स्टेट है, W ये है, ये W है इस क्वेश्चन के लिए। इज इक्वल टू, यानी इसका जो आंसर आया, कौन सी स्टेट आया है इसका आंसर आया है F, जो कि आपने देखा फाइनल स्टेट है इस क्वेश्चन में। तो ये जो सेकंड पॉइंट था वो ये था जो यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया। देखिए, यानी कोई जो स्ट्रिंग है W, ये है अल्फाबेट होते हैं ना, उसका स्टार स्ट्रिंग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सारी पॉसिबिलिटी आती है इसके अंदर। जैसे A B का स्टार है तो उसको लिंक क्लोजर बोलते हैं, वो मैं आपको पहले बताया था। सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर आ जाती है। इज एक्सेप्टेड बाय NDFA इफ
जैसे ये लाइन आपको समझ में आया होगा, कंटेन्स सम फाइनल स्टेट। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये आपको निकाल के दिखाया कि ये फाइनल स्टेट को कंटेन करता है, तो वो एफ होता है। एनडीएफ में क्या डिफरेंस होगा, एनडीएफ में सिर्फ ये एक लाइन का डिफरेंस होगा, यानी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ एक साथ। वो जो बताया था वो डीएफए के लिए था, ये देखिए ये। इसमें क्या फर्क होगा, इसमें ये होगा क्योंकि ये डीएफए है, डीएफए की पहचान क्या है कि आपका फिक्स है कि 0 पर आपको यहाँ जाना है, 1 पे यहाँ जाना है, 0 पे यहाँ जाना है, 1 पे यहाँ। लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आंसर हो चुका है, ये एक अलग आंसर था, अब मैं सेकंड के लिए बता रहा हूँ आपको। एनएफए ये तो डीएफए का था, यानी ये जो प्रॉपर्टी थी ये एफए की प्रॉपर्टी भी होती है, ये वाली प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे लिखा सम फाइनल स्टेट। तो जो डीएफए की प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर एन नहीं होगा, तो यहाँ पर फाइनल स्टेट आएगा, सम नहीं आएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है ओके। अब देखिए तो ये डेफिनेशन 3.6 इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे डीएफए में लिख रहा हूँ और यहाँ पर फाइनल स्टेट आई है, मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन अगर एन लगाते हैं तो सम क्यों लिखा है यहाँ पर, बस ये आपको मैं इसमें से बता देता हूँ। यानी इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मान लिया कि ये एनएफए है। जब ये एनएफए होगा तो इसकी कंडीशन ये होगी कि एक इनपुट पर दो आउटपुट होंगे। जैसे मान लिया 0 पर यहाँ पर भी है, हमने मान लिया 1 पर यहाँ है, हमने ये भी मान लिया कोमा लगा के कि ये 0 भी है, यानी 0 पर दो पॉसिबिलिटी बन गई है। 0 पर कौन सी पॉसिबिलिटी बन गई, नंबर 1 कि आप सेम रहे यानी क्यू नोट, नंबर 2 आप क्यू बन जाए, तो ये एनएफए बन गया। तो एनएफए में क्या होगा, अब देखिए एनएफए में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपकी ये स्ट्रिंग है तो इसमें जैसे ये फॉलो किया है ऐसे ही फॉलो होगा, लेकिन थोड़ा चेंज होगा, दो पाथ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लिया आपने क्यू नोट से स्टार्ट किया, क्यू नोट से आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपको मिला 0, ये जो 0 है यहाँ पर, जब 0 मिलेगा क्यू नोट से तो आपके पास दो रास्ते होंगे। नंबर 1 कि आप क्यू नोट पर जाएं वापस, नंबर 2 यहाँ पे 0 कोमा 0 का मतलब ये दोनों वैलिड है, एक रास्ता तो वही होगा जो हमने यहाँ फॉलो किया है, यानी एक तो यही होगा, मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि तो मैंने डायग्राम में चेंज नहीं किया है, बस उसको एडिशनल 0 किया है, इसको मैंने पढ़ाया है। तो एक रास्ता तो यही है जैसे ये था, ठीक है। ये तो रास्ता मैं यही लिख देता हूँ यहीं से कि क्यू नोट है, उसके बाद 0 आएगा, ये उसके बाद 0 पर क्यू नोट आ गया वापस, उसके बाद ये 1 था, ये इसकी स्ट्रिंग्स है, यानी ये इसका हमें प्रूव करना है कि इसके लिए क्या आंसर है, ठीक है। स्ट्रिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे हम दो एग्जांपल लिए थे हमने। तो उसके बाद 1 है, ये 1, ये वाला 1, इस 1 पर आएगा Q1, तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया Q1। फिर उसके बाद हमारे पास 0, यानी जैसे ये था तो ये 0 लिख दिया, उसके बाद लिख दिया यहाँ पर F, तो जो कि फाइनल है, तो फाइनल आ गया आंसर। अब दूसरी कंडीशन भी है एनएफए में, दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने क्यू नोट से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया क्यू नोट से, ओके। फिर मेरे पास 0 आया, जैसे इसमें आया था 0, लेकिन इस बार ये 0 से 0 का आंसर एक तो ही था, यानी इसका नाम है क्यू नोट, तो क्यू नोट से 0 पर क्यू नोट ही था। लेकिन दूसरा भी था, दूसरा ये था कि ये Q1 है, तो इस बार Q1 को फॉलो कर रहे हैं, Q1। उसके बाद ये Q1 आ गया, इसके बाद आपके पास आएगा 1, क्योंकि ये 0 है, उसके बाद है 1, तो जो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो जब 1 आएगा यानी Q1 के बाद 1 आएगा, तो Q1 पर जब 1 आएगा तो उसका आंसर है F, क्लियर, F आ गया। और उसके बाद फिर 0 है, जब 0 है तो F पर जब 0 आएगा तो एक ही रास्ता है, ये F है, इसके ऊपर आप 0 आएगा तो ये फिर F ही आएगा, ये 0,1 था, तो ये 0 आया इसको, और जब 0 आया तो ये F ही आ गया। तो आपने देखा कि आंसर एक से ज्यादा आ गया, तो इस वाले केस में इसलिए लिखा है, यहाँ पर भी आंसर आ गया था, F आया था, देखिए, और यहाँ भी F आया था, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जब NFA होता है तो सम फाइनल स्टेट से रिसीव हो सकती है। तो ये पॉइंट का ये पूरा मीनिंग ये है, ये देखिए। तो जो कोई स्ट्रिंग होती है जो W स्टार होती है, जो सिग्मा स्टार होती है, सिग्मा स्टार का मतलब ये है, जैसे हमने स्ट्रिंग मानी 011, तो हम
कोई भी स्ट्रिंग हो सकती थी 0 0 0 0 1 0 1 1 0, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसे बोलते हैं लीन क्लोजर, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इज एक्सेप्टेड बाय एनडीएफए एम, एम इसका नाम रख दिया हमने, इफ डेल क्यू नोट डब्ल्यू यानी जो स्ट्रिंग है कंटेन सम फाइनल स्टेट, जैसे अभी हमने प्रूव करके दिखाया। अगर एम कोई नॉन डिटरमिनिस्टिक है तो जो उसका ट्रांजिटिव फंक्शन होगा, ट्रांजिशन फंक्शन होगा, वो मे हैव मोर देन वन स्टेट, वो मोर देन वन स्टेट होगा। क्यों? रीजन है, रीजन यही है, देखिए जैसे ये एग्जांपल है ऊपर एनडीएफए का कि 0 पर आप यहाँ भी जा रहे हैं, 0 पर आप यहाँ भी जा रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, सो W is accepted by M if a final state is one among the possible state M can reach on application of W। यानी कि हमने जो भी आंसर निकाला था उसमें दोनों पर F था, अगर एक पे भी F होगा फाइनल स्टेट आप रीच होगी। जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में Q4 फाइनल है, तो ये देखिए ये Q4 यहाँ पर आप पहुंच रहे हैं, तो इसके पहुंचने का तरीका क्या है? इसके कई तरीके हैं। देखिए जैसे इस एग्जांपल में हम बात करते हैं, ये मुझे बताइए Q4 क्या है? ये फाइनल स्टेट है क्योंकि यहाँ पर डबल सर्किल लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहुंचने का तरीका क्या था? 0 1 0 0। तो एक तो तरीका था 0 1 0 0, यानी ये भी एक्सेप्टेड था। एक क्या और भी इसके अलावा तरीके हो सकते हैं? हाँ, और भी हो सकते हैं और तरीके, जैसे ये 0 1 0 1 है तो हो सकता है 0 में ही रह जाए, तो फिर यहाँ पर इसकी जो वेज है वो अलग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी एक जो एक एग्जांपल हो गया वो हो गया 0 1 0 0, तो इससे आप Q4 पे पहुंच पाए। ठीक है, अब जैसे ये देखिए वी कैन विजुअलाइज द वर्किंग ऑफ एन NDFA एज फॉलोज। जैसे कि मान लिया M reaches a state and reads an input symbol A। जैसे हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इसमें जो भी जैसे स्टेट होती है हमारी, उस स्टेट पर हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि स्टेट, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं हम स्ट्रिंग। ये लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो होती है ना, ये इसमें बहुत सारे अल्फाबेट हो सकते हैं। तो पहला अल्फाबेट लिखते हैं, पहला अल्फाबेट लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में सेकंड वाला लिखते हैं, फिर थर्ड वाला। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो यही लाइन लिखी हुई है। If del QA has n elements, the automation is split into n identical copies of itself। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। कैसे बताया था कि अगर आप इस तरीके से आपके पास स्ट्रिंग्स है, जैसे यह Q नोट है मान लिया, और यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिख देता हूँ, ए भी लिख दिया मैंने, तो इसको मैंने बताया था क्या होगा कि ये जो ए के साथ मिलेगा ये ट्रांजिशन पे जाएगा ऐसे, और इसका एक ट्रांजिशन, नया ट्रांजिशन बन जाएगा जिसका नाम हमने मान लिया Q नोट से ए पर ये जा रहा है और इसका नाम मान लिया Q1 है, तो Q1 B हो जाएगा। B का मतलब ये जो B रिमेनिंग है, तो ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि जब आप कैलकुलेटर में ऐड करते हैं 2 + 3 + 5 या कुछ भी, तो ये 2 है, तो आपने देखा होगा जब आप 2 + 3 को ऐड करते हैं तो 5 अपने आप आ जाता है, तो वो 5 आ जाता है और फिर उसमें जो भी आपको ऐड करना है फिर उस इस तरह से। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे ही ऑटोमेटा में होता है। जब स्ट्रिंग्स होती है तो उसमें जो स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट है उसका आउटपुट आ जाता है और उस आउटपुट को मिला के नेक्स्ट इनपुट के साथ ऐड किया जाता है और चेक किया जाता है कि आप किस स्टेप पर मूव करेंगे। यानी जैसे ये डायग्राम, ये देखिए जैसे डायग्राम है, तो इसमें अगर सपोज कीजिए ये 0 1 0 0 मैंने बताया था एक एग्जांपल आपको, तो 0 1 0 0 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, यानी जैसे कि ये Q नोट है और यहाँ है 0 1 0 0, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे डेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो Q नोट है, ये अगर आपको पता चल जाए ये Q नोट 0 पर क्या वैल्यू है, तो ये इसको चेंज कर देंगे आप, यानी कि चेंज होकर क्या बनेगा, ये डेल Q नोट 0 आपको पता चल गया, Q नोट 0 पर है Q नोट इस वाले एग्जांपल के लिए, तो यहाँ Q नोट ये आ गया और ये वाला 0 फिनिश हो चुका है क्योंकि ये आपने मूवमेंट कर लिया है, यहाँ तक पहुंच गए। अब आप यहाँ पर आ गए, तो ये आ गया 1 0 0 इज इक्वल टू,
अब ये आप क्यू नोट पर है, क्यू नोट से 1 पे चेक कर लीजिए एक बार। तो ये क्यू नोट है, इससे 1 पर चेक करके आप यहाँ पर आ गया ये, यानी इसको भी आप फिनिश कर दीजिए। तो क्यू नोट को 1 पे जब आपने रीड किया तो फिर क्यू नोट ही है इस क्वेश्चन में, तो ये आ गया क्यू नोट आ गया, क्यू नोट कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर है, अब आपके पास मिलता है 0। तो जब क्यू नोट पर आपको 0 मिलेगा तो आपके पास वैसे 2 रास्ते हैं, ये भी है लेकिन ये भी है, तो एनएफए में तो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं आउटपुट। तो हम एक रास्ते की बात कर लेते हैं जिसका फाइनल आंसर हमें सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर है, फिर 0 मिलेगा तो आप Q3 पे जाएंगे, यानी अगर 0 मिला तो 0 को एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पहुंच गए। देखिए रहा, यानी इसको 0 से एक्सेप्ट किया आपने और ये इसकी जगह चेंज हो गई, यानी क्यू नोट पे 0 आया तो अब आप Q3 आ गए। तो इज इक्वल टू डेल, ये आ गया आपके पास Q3 कोमा एक 0 बचा है सिर्फ, और कुछ नहीं। अब ये Q3 है, इस पे 0 आएगा तो क्या बन गया, Q4 हो गया। तो अब ये लास्ट में बन गया आपका डेल Q4 कोमा यहाँ 0, जब 0 नहीं बचता तो इसमें बचता है एप्सिलॉन। उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इसको एप्सिलॉन जो बचा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट लेक्चर में, वो प्रॉपर्टी ये होती थी कि अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन फंक्शन है और यहाँ पर कोई स्टेट है और यहाँ पर जो है एप्सिलॉन बचा है, तो इसका अब डायरेक्ट आंसर होगा कि ये जो Q है या QF जो भी इसका नाम है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा ये, जब यहाँ पर ना 0 हो, ना 1 हो, ना A हो, ना B हो, सिर्फ ये ब्लैंक हो, तब ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। ये एक इसका रूल होता है। ठीक है, ओके, मैंने इसको बता दिया है और आपको दोबारा इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो इसलिए आप परेशान मत होइए अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है सर, ये हम इधर ये भी तो ले सकते हैं ना इस साइड। ठीक है, तो यानी ये जो सब लिखा हुआ है देखने में बहुत डरावना सा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो हमने बताया वही सब है। Another way to looking the computation by NDFA to assign a tree structure। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब ये इस तरह या फिर डायरेक्ट इस तरह, जैसे मैंने डेल बनाया था ना, वो डेल से बताएं या आप इस तरह ट्री स्ट्रक्चर से बताएं, यही कह रहा है। ओके, द रूट ऑफ द ट्री हैज लेवल Q। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग जा ये लेवल होंगे इस पर, इसके रूट्स होते हैं ना, रूट्स बनते हैं, ये ब्रांचेस है, ये रूट्स है। तो रूट्स में क्या होती है, स्टेट्स होती है। ठीक है, ये इजी है ये वाला तो। ठीक है, फॉर एवरी इनपुट सिंबल W द ट्री ब्रांच इटसेल्फ व्हेन ए लीफ ऑफ द ट्री हैज ए फाइनल स्टेट एज इट्स लेवल देन M एक्सेप्ट W। यानी अगर आप ऐसे लीव पर पहुंचते हैं जो फाइनल स्टेट है तो आप कहेंगे कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, आप पढ़ेंगे ना एक बार तो आपको ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ओके, डेफिनेशन नेक्स्ट। डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि ये इसकी प्रॉपर्टी, द सेट एक्सेप्टेड बाय ऑटोमेशन M इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय M डिनोटेड बाय TM। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी इसके सेट होते हैं, जैसे अभी ये द सेट क्यों लिखा है यहाँ पर, सेट इसलिए लिखा है क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है, सेट जब एलिमेंट्स एक से ज्यादा होते हैं तो उसे सेट बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसके अंदर जो आंसर आया ये मैंने आपको बताया होगा लास्ट उस लेक्चर में, याद कीजिए ये वाला अभी आपको मैं बता देता हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी आप F लिखते हैं तो ये वाला सिंबल लगाते हैं, याद आया, क्योंकि F का जो आंसर है वो एक से ज्यादा हो सकता है। हाँ, और जब आप ये लिखते हैं तो आप ये वाला सिंबल लगाते हैं, क्योंकि ये सबसेट का सिंबल होता है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है जो एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए, अब चलते हैं हम इक्विवेलेंस पे। द इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NDFA, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैसे आप किसी NDFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग। ओके, वी नेचुरली ट्राई टू फाइंड रिलेशन बिटवीन DFA एंड NDFA। यानी कि जैसे ये क्वेश्चन है मान लिया इस तरह का, तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि ये NDFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है।
लेकिन इसका वाइस वर्सा एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एनएफए को तो डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही ये कहता है। तो इसमें द इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए और एनडीएफए क्या होता है कि अगर हम किसी डीएफए डीएफए कैन सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ एनडीएफए, यानी आप एनडीएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सही है ना, यानी आप जो एनडीएफए है उसके सारा बिहेवियर मिला के डीएफए में फिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेट, लेकिन इसके लिए में क्या है, स्टेट्स हमें चेंज करनी पड़ सकती है। इन अदर वर्ड्स, जो स्टेट्स होती है वो होती है क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नोट एफ, कैन बी व्यूड एज एनडीएफए। एनडीएफए में भी वही होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो इसमें होता है कि आप किस स्टेट में है, और इसमें वो स्टेट जो है 2 की पावर क्यू बन जाती थी, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में जो बताया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन स्टेट्स को इसमें चेंज करना है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो क्यू है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एक एनडीएफए है जो गिवन है, और आपको इसकी प्रॉपर्टी को इसमें साइमुलेट करना है, चेंज करना है, यानी डीएफए में इसको चेंज करना है, समझ लीजिए एनडीएफए को। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, पहला तो यही क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। करते क्या है, ये मशीन है, इसमें ये 5 टपल है, ये क्यू है, मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ, अभी सिग्मा है, डेल है, क्यू नोट है, और ये एफ है। क्लियर। मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इसका रीजन है, देखिए। तो ये जो क्यू स्टेट्स है, तो ये यहाँ चेंज होकर इसका नाम हम रखेंगे क्यू डेज। हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेट क्यू डैश सेम ही रहे, लेकिन क्यू डैश इसलिए रखा है हमने क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि स्टेट्स भी चेंज हो जाए। यानी इसमें हो सकता है 2 स्टेट हो, इसमें हो सकता है कि 3 स्टेट का हमें यूज करना पड़े, और मोस्ट ऑफनली होता भी है, स्टेट चेंज ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यूज है क्यू, इसको हम किस में चेंज करेंगे, क्यू डैश में चेंज करेंगे। नंबर 2 ये है सिग्मा, जो कि होता है 0, 1 या एबीसी या एबी। इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्मा होगा वो भी इसके अंदर भी सिग्मा ही होगा, रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिग्मा एबी की विन है, तो यहाँ पे वो एबी होगा, उसको हम चेंज थोड़ी कर देंगे। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है कि ए बी से मिली हुई स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स नहीं है, ए और बी। ठीक है, और डेल्टा की जगह हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होता है, उसको हम डेल्टा डैश में चेंज करेंगे। और क्यू नोट की जगह हम जब इसमें चेंज करते हैं, तो क्योंकि वो इनिशियल स्टेट को अब चेंज करके नहीं करते, इसलिए उसमें ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। इससे आपको पता हो जाता है कि ये एनडीएफए को हमने डीएफए में कन्वर्ट करके इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है। इस ब्रैकेट की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही मेथड सही रहता है। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि हमने इस स्टेट को इस तरह से लिख दिया है, हम उसको चेंज डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट जो है, क्या फाइनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में फाइनल स्टेट लाई करेगी, वो स्टेट जो है वो भी अपने आप ही फाइनल स्टेट बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सपोज कीजिए आपके पास एक स्टेट है जिसका नाम है Q2, और वो फाइनल स्टेट है, सपोज कीजिए एनएफए में। तो जब आप इसको डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपकी स्टेज इसमें जो है कुछ प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर मान लिया कि आपको Q1 और Q2 को मर्ज करना पड़ गया, सपोज करो। तो जब ये मर्ज हो जाएगी, तो ये एक स्टेज बन जाएगी, एक स्टेट बन जाएगी। तो एक स्टेट बन गई, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर Q2 है, तो जिसके अंदर भी Q2 लाई करेगा वो भी फाइनल बन जाएगा। तो इसलिए फाइनल स्टेट जो है यहाँ पर एक से ज्यादा बनेगा, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि एफ डैश, यानी चेंज हो जाएगा। इसको एक बार और समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए कि ये Q2 कोई फाइनल स्टेट है, सपोज कीजिए, और आपको जो यहाँ पर आपने कुछ स्टेट को मर्ज की, एक का नाम है Q2 Q3, Q2, Q3, ये स्टेट आपने मर्ज करनी पड़ी। क्यों पड़ी ये अभी बताएंगे। तो जब ये फाइनल स्टेट है, इसके अंदर भी Q2 आ गया, तो ये भी फाइनल बन जाएगी। ये रूल होता है इसमें। ठीक है,
ओके, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। यानी एक बार मैं फिर बता देता हूँ यस सर। इस पॉइंट को, कि अगर आप सपोज कीजिए कि आपके पास क्यू नोट है और मान लिया क्यू वन है और मान लिया क्यू टू है, ये ठीक है इस तरीके से है, और मान लिया ये क्यू टू है, इसमें डबल सर्किल है, यानी ये फाइनल स्टेट है। फिर आपने इसको चेंज किया, चेंज कैसे किया, क्यों किया, ये अभी बात हमने की नहीं, तो हमें आपने इसने चेंज किया इसको। तो चेंज करने के बाद मान लिया कि यह क्यू नोट है, मान लिया यहाँ पर एक नई स्टेट आई है जिसका नाम Q1 Q2 है, ठीक है, और यहाँ पर एक नई स्टेट आई है जिसका नाम मान लिया Q0 Q2 है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये Q2 पे डबल सर्किल था, तो जहां भी Q2 होगा वो डबल सर्किल बन जाएगा, यानी यहाँ भी डबल सर्किल बन जाएगा, यहाँ भी। तो आपने देखा यहाँ पर फाइनल आउटपुट, फाइनल स्टेट एक थी, लेकिन इसमें फाइनल स्टेट एक से ज्यादा बन गई है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डेल डैश की, यानी ट्रांजिशन फंक्शन इसको इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। तो ये इसके बेसिक मेथड है कैसे हम डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट करेंगे, अभी किया कुछ नहीं है, ठीक है।